पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो सिलेबस शुरू किए थे जैव प्रक्रम का, उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं और पोषक तत्वों के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी कि स्वपोषी, परपोषी, परजीवी और इसके अलावा जो है विषम, जितनी भी सारी चीज़ें थी ये हम लोग पूरा उसमें सीखे थे। तो अब जैसे मान लीजिए कि पोषण में हम लोग ये सीखे थे कि पोषक पदार्थों को ग्रहण करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया क्या होगी, पोषण होगी। तो जो शरीर में वो पहुंचाए जा रहे हैं भोज्य पदार्थ या भोजन, चाहे वो कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, उन कोशिकाओं तक वो डायरेक्टली जाते हैं या उनके जाने के लिए कोई अंग होते हैं या वो एक ही चरण में डायरेक्ट पहुंचता है या वहां तक पहुंचने के लिए कोई चरण होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग सीखते हैं एक नई हेडिंग के थ्रू, जिसका नाम क्या होता है, पोषण के चरण, यानी कि स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने चरणों में भोजन का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है कोशिकाओं के। देखिए, कोशिकाओं को चाहिए होगी एनर्जी, वो एनर्जी मिलेगी कहाँ से, जब भोजन कोई भी टूटेगा बॉडी के अंदर। तो जब बॉडी के अंदर टूटेगा, कोशिका के अंदर जाएगा, तो वहाँ से उसको चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी होने के बाद उस भोज्य पदार्थ का क्या होता है, जहाँ से वो एनर्जी लिया, क्या वो नष्ट हो जाता है या बाहर निकाल दिए जाते हैं या वो हमारी बॉडी में ही रहती है। इन सारी चीज़ों का आंसर जो है मिलता है यहाँ पे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में। तो ये इसके पूरे 5 चरण होते हैं जो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि चरण हैं पोषण के। 5 चरण होते हैं। कौन कौन सा? भोजन का अंतर्ग्रहण, जिसको आप इंगेशन कहते हो। फिर होता है पाचन, जिसको आप कहते हो डाइजेशन। फिर आता है अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन। इसके बाद बात आती है स्वांगीकरण, जिसे कहते हैं एसिमिलेशन, और बहिक्षेपण, यानी कि इजेशन आप जिसको कहते हो या इगेशन कहते हो। तो बात आती है कि ये आखिर अंतर्ग्रहण क्या होता है। अंतर्ग्रहण समझने के लिए सीधे से आप एक बात जानो। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी मार्केट भी जाते हो, शादी वगैरह कहीं भी जाते हो, वहाँ पे जो कुछ भी खाना पीना है उसको आप क्या किए, लिए, उठा के कहाँ पे करते हो, मुंह गुहा के अंदर। इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं मुंह गुहा, ओरल कैविटी कहते हैं। और ये क्या था, मान लेते हैं पोषक पदार्थ था, भोज्य पदार्थ था। इसको उठाकर अंदर रखना, ये क्या है, भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी कि भोज्य पदार्थों को या फूड को या भोजन को उठाकर मुंह गुहा तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। अब हम लोगों में अंतर्ग्रहण करने के लिए क्या है, ये मान लीजिए हाथ वगैरह है, हाथों के द्वारा उठा के लेके जाते हैं। जो अमीबा वगैरह होता है, अमीबा में आप देखेंगे कि जैसे ये सपोज कर लीजिए कोई अमीबा है। अमीबा में चूंकि अमीबा एक कोश की जीव होता है और यहाँ पे मान लीजिए इसका भोजन का पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल को इसको ग्रहण करना है, तो ये कैसे करेगा, इसको ग्रहण करने के लिए इसके अंदर एक उभार बनता है। इस उभार को नाम देते हैं स्यूडोपोडिया या कूटपाद नाम देते हैं, स्यूडोपोडिया। अब ये इसको चारों तरफ से घेर लेता है। ये जो स्यूडोपोडिया बना इस भोजन को चारों तरफ से घेर लेगा और अंत में क्या होगा कि ये भोजन इसके अंदर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से अंतर्ग्रहण करता है, यानी कि भोजन को ग्रहण करने का कार्य करता है कौन, अमीबा। और फिर इसके बाद तो अमीबा में हुआ इस तरीके का अंतर्ग्रहण। और इसके अलावा हम लोगों में क्या, अब आप देखिए होंगे जो वे होते हैं हाइड्रा वगैरह में कैसे वो अंतर्ग्रहण करते हैं भोजन का। मान लेते हैं कि ये है कोई हाइड्रा, ये कोई हाइड्रा है। अब यहाँ पे होते हैं, इनमें आप देखे होंगे, पढ़िए होइएगा, स्पर्शक होते हैं। और जिसको लोग कहते हैं हाइपोस्टोम। इसी स्पर्शक के द्वारा कोई इसमें होती हैं क्या, दंश कोशिकाएं। दंश कोशिकाएं होती हैं और ये दंश कोशिकाएं करती क्या हैं, कोई भी जीव इन पर आके बैठा और उसको क्या करेंगी, यहीं से पकड़ के पहुंचा देती हैं किसके अंदर, मुंह गुहा के अंदर। तो ये भी होता है हमारा क्या, भोजन का अंतर्ग्रहण। ये बात पूरी समझ में आई कि भोजन का अंतर्ग्रहण क्या होता है, यानी कि पोषक पदार्थों को ग्रहण करके मुंह गुहा तक पहुंचाने की जो क्रिया है वही क्या है, हमारी भोजन का अंतर्ग्रहण। अब जो है, अब बात आती है कि पाचन क्या होता है। पाचन
देखिए कोई भी पदार्थ है जितना बड़ा वो दिख रहा है उसको तो वैसे ही शरीर के अंदर यानी मुंह गुहा के अंदर तो ले नहीं जा सकते, या वैसे ही पूरा कोशिकाओं तक भी नहीं जा सकता वो। तो अब मान लीजिए कि वो भोजन कहाँ पहुँचा, ओरल कैविटी में, मुंह गुहा के अंदर पहुँच गया। मुंह गुहा के अंदर पहुँचने के बाद उसका अब शुरू होता है डाइजेशन, यानी कि पाचन शुरू होता है। पाचन के लिए एक लाइन हम लोग कहते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का, जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल एवं घुलनशील पदार्थों में, सरल एवं घुलनशील पदार्थों में टूटने की क्रिया को कहते हैं पाचन। पाचन क्या है? जटिल पदार्थों का या जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल और घुलनशील पदार्थों में टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन। यानी कि डाइजेशन क्या है? ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, दैट्स कॉल्ड द डाइजेशन। शुरुआत कहाँ से होती है? मनुष्य की बात करें तो मुंह गुहा से, और खत्म कहाँ पे होती है? छोटे आंत में। तो ये पूरा कहलाता है हम लोगों का क्या? पाचन। पाचन में देखिए दो प्रकार का होता है, एक अंतःकोशीय पाचन और एक बाह्य कोशिकीय पाचन। यानी कि एक हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर और एक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है। अंतःकोशीय यानी कि एक ही कोशिका के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी एक कोशिका है, ऐसा होता है अमीबा में, कोई भी एक कोशिका है, इसी कोशिका के अंदर पाचन इनका कंप्लीट हो जाता है, और इस प्रकार के पाचन को कहते क्या है? अंतःकोशिकीय पाचन। अब बात आई जो बाह्य कोशिकीय पाचन, यानी कि इसमें कोशिकाओं के बाहर एक बड़ा स्थान होता है, उस स्थान में इनका पाचन होता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों में एक ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना, यहीं की अगर बात करें, ये है स्टमक। अब भोजन यहाँ से, ये तो एक पूरा खाली स्थान है ना, न कि एक कोशिका है। ये जो पूरा एक खाली स्थान दिख रहा है, इसी खाली स्थान के अंदर भोजन का पाचन हो रहा है, तो कोशिका के अंदर नहीं है। तो इस प्रकार के पाचन को हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य कोशीय या बाह्य कोशिकीय पाचन। अब बात आती है अवशोषण। अवशोषण, अब देखिए जो भी हम लोग यहाँ से मुंह गुहा में रखे भोजन को, फिर वहाँ से पचना शुरू हुआ, वो पहुँचा कि जो है स्टमक में लगभग 4 से 5 घंटे भोजन रहता है पूरा पचने में। अच्छा, पाचन में एक बात और कर लेंगे, जो मुंह गुहा होता है, मुंह गुहा में ओरल कैविटी में अधिकांशतः होता है पाचन कार्बोहाइड्रेट्स का, और स्टमक में होता है यानी कि आमाशय में होता है मैक्सिमम पाचन प्रोटीन का। और फिर जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में अधिकतम पाचन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन होता है किसका? फैट का, यानी कि लिपिड का। तो इस प्रकार से पूरा भोजन का डाइजेशन होता है। अब जैसे मान लीजिए कि फूड कहाँ पे पहुँचा? छोटी आंत में, इसको मिटा दें, छोटी आंत में पहुँचा। छोटी आंत में पहुँचने के बाद वहाँ पे अंगुली के समान कुछ ऐसी संरचनाएं हैं, अंगुली के समान संरचनाएं हैं, और जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं? विलाई या रसांकुर कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ध्यान रहे, ये अंदर की ओर धांस की एक संरचना बनाती है, बाहर की ओर नहीं। जैसे आप इसकी हिस्टोलॉजी हम लोग देख लेंगे, जो आहार नाल है, उसमें कौन कौन से ऊतक होते हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, इसके बाद हम लोग अलग से एक देख लेंगे। तो अब क्या होगा? अंगुली के समान संरचनाएं होती हैं। चूँकि जब छोटी आंत में भोजन पहुंचता है तो टूट जाता है काफ़ी हद तक, और काफ़ी हद तक उसका पूरा काफ़ी हद तक का मतलब कि छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, पूरा डाइजेशन हो जाता है। अब वो एकदम लिक्विड हो जाता है, लिक्विफाइड हो जाता है। तो उस लिक्विफाइड में से जो आवश्यक पदार्थ हैं, यानी कि उनके किसी कोई भी चीज़ है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, उसका जो मोनोमर होगा उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके जो विलाई हैं अपने अंदर सोख लेंगे, सोख के कहाँ पे भेज देंगे? ब्लड के अंदर। कहाँ पे भेज दिए? ब्लड। ये क्या था? डाइजेस्टेड फूड, यानी जो पचित भोज्य पदार्थ था, इसको रसांकुरों के द्वारा सोख के कहाँ पे भेज दिया गया? रुधिर में। इस पूरे क्रिया को कहते हैं क्या? अवशोषण। ब्लड में चला गया, अब ब्लड से वो कहाँ पे भेजा जाएगा? कोशिकाओं के पास। तो उस क्रिया को हम लोग कहेंगे स्वांगीकरण, यानी कि जो पचित भोज्य पदार्थ हैं, पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। अवशोषण होने के बाद ये पहुँचते हैं कहाँ पे? ब्लड में। अब ब्लड से उन कोशिकाओं तक उनका परिवहन जो होता है उस भोज्य पदार्थ का, यानी कि उस जो है आवश्यक तत्व का जो भी तत्व है मोनोमर के फॉर्म में, वो क्या कहलाता है? प्रक्रिया उसकी स्वांगीकरण। अब देखिए कोशिका में पहुंच गए हैं,
कोशिका में भोजन टूट गया और उसका जो है जादड़, जिसको आप कहते हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, उसका ऑक्सीकरण हो गया। अब यहाँ से मान लीजिए कुछ पदार्थ भी निकलते हैं, अवशिष्ट पदार्थ, ये कोशिका से बाहर निकलेंगे, इस कोशिका से बाहर निकले, और इस क्रिया को हम लोग क्या नाम दिए? बहिक्षेपण। यानी कि कोशिका में बने अपशिष्ट पदार्थों का कोशिका से बाहर निकलना क्या कहलाता है? बहिक्षेपण। और या इन्हीं भोज्य पदार्थों का शरीर के भी बाहर निकलना क्या कहा जाएगा? बहिक्षेपण कहा जाता है। ध्यान देना, शरीर के बाहर पसीना भी निकलता है, लेकिन वो बहिक्षेपण में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा? उत्सर्जी में, उत्सर्जी पदार्थों में। और चूंकि जो भोजन से रिलेटेड होगा, आहार नाल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जब शरीर के बाहर निकलेंगे अनडाइजेस्टेड फूड, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? बहिक्षेपण। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है किसकी? न्यूट्रिशन की, यानी कि पोषण के चरण की। कौन कौन से हुए? भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, जिसमें हम लोग एक लाइन का इनटेक ऑफ फूड, भोजन को मुँह गुहा तक पहुँचाना। फिर बात आती है पाचन। पाचन क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल और घुलनशील पदार्थों में टूटने की क्रिया। फिर आती है अवशोषण। अवशोषण क्या होती है? इन पचित छोटी आंत में जब भोज्य पदार्थ पूरा पचित हो जाते हैं, डाइजेस्टेड हो जाते हैं, तो इन डाइजेस्टेड फूड्स का थ्रू विलाई के द्वारा पहुंचना ब्लड में, ये कहा जाता है अवशोषण। अब इस ब्लड से जब पहुंच जाना सेल में, वो है स्वांगीकरण। और फिर वहाँ कोशिका में जो बने हैं अवशिष्ट पदार्थ, उनका बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? बहिक्षेपण। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि मनुष्य का आहार नाल, यानी कि मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है, उसके लिए कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, कहाँ से कितने हार्मोन निकलते हैं, कितने जो है एंजाइम निकलते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे मनुष्य के आहार नाल में।